नमस्कार, मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना, और हम पढ़ रहे हैं रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़, यानी लाभदायकता अनुपात। हम सब जानते हैं व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, अतः प्रत्येक व्यवसायी यही चाहता है कि उसकी संस्था लाभ कमाए। यह लाभ संस्था में प्रयुक्त पूंजी, साहस और अन्य संस्थाओं की तुलना में अधिक भी होना चाहिए, और ऐसा तभी हो सकता है जब संस्था उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करती है। इन साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके अधिकाधिक लाभ कमाने की फर्म की क्षमता को लाभदायकता कहा जाता है। लाभदायकता बिक्री की मात्रा, उत्पादन लागत तथा वित्तीय संसाधनों के प्रयोग आदि पर भी निर्भर करती है, जिस का माप हम लाभदायकता अनुपातों की सहायता से कर सकते हैं। ये लाभदायकता अनुपात दो प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। पहला हमारा जो अनुपात ज्ञात करने का तरीका होगा वह होगा बिक्री पर आधारित लाभदायकता अनुपात, और दूसरा जो होगा वह पूंजी एवं संपत्तियों पर आधारित लाभदायकता अनुपात। चलो अब इसके बारे में हम एक एक जानकारी ले लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स, यानी बिक्री पर आधारित लाभदायकता अनुपात हम कैसे ज्ञात करेंगे। इनके अंदर हम पहला जो अनुपात ज्ञात करते हैं वह है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, यानी ग्रॉस प्रॉफिट बटा नेट सेल्स इंटू 100 यदि हम करते हैं तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की प्राप्ति होती है। हमारा जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट है, अगर उसे हम नेट सेल्स से भाग दे देते हैं तो सकल लाभ अनुपात की गणना हो जाती है। इसी के अंदर दूसरा जो हमारा तरीका है वो है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बटा नेट सेल्स इंटू 100। यदि हम नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल देंगे तो यानी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और उस ग्रॉस प्रॉफिट को हम शुद्ध विक्रय से भाग दे देंगे और 100 से गुणा करते हैं तो हमारे पास में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की गणना हो जाती है। सकल लाभ का आशय हम जानते हैं कि प्रशासन, विक्रय, वितरण एवं वित्तीय व्ययों को ध्यान में रखने से पूर्व एक अवधि में बेचे गए माल एवं दी गई सेवाओं की विक्रय राशि का उनकी लागत पर आधिक्य होता है। इसकी गणना शुद्ध विक्रय राशि में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा करके भी कर सकते हैं। इस अनुपात को ज्ञात करने से हमें व्यवसाय की व्यापारिक कुशलता एवं संस्था की लाभ कमाने की क्षमता का पता चलता है। यदि किसी संस्था में यह अनुपात जितना अधिक होगा उतनी ही लाभदायकता की स्थिति अधिक होगी। सकल लाभ अनुपात किसी भी कारण से अगर वृद्धि होती है तो ये कई कारण हो सकते हैं हमारे पास में, जैसे ऊंचा विक्रय मूल्य किंतु बिक्री किए गए माल की लागत यथावत रहे, विक्रित माल की लागत कम हो किंतु विक्रय मूल्य वैसा ही रहे, विक्रय मूल्य एवं लागतों का ऐसा संयोजन जिससे कि उपांत अधिक हो हमारे पास में, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो हम करते हैं ना उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। जब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके बारे में तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम निकालते हैं। दूसरा अनुपात है परिचालन अनुपात या ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग कॉस्ट को अगर हम नेट सेल से भाग देते हैं तो हमारे पास में परिचालन अनुपात की गणना होती है। दूसरा इसका तरीका है
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बटा नेट सेल्स इंटू 100 अगर हम करते हैं तो हमारे पास में परिचालन अनुपात की गणना हो जाती है। विक्रय माल की लागत की गणना प्रारंभिक स्टॉक में क्रय और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़कर उसमें से क्लोजिंग स्टॉक अगर हम घटा देते हैं तो हमारे पास में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्ञात हो जाता है। जबकि परिचालन व्ययों में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जिसके अंदर सैलरी है, किराया है, हरास, संचालक शुल्क, विद्युत, बीमा आदि तथा विक्रय एवं वितरण व्ययों को शामिल किया जाता है। सामान्य प्रकृति के व्ययों को भी इसमें शामिल किया जाता है, किंतु जैसे कि ब्याज है, विक्रय छूट है, कर का आयोजन, डूबत ऋण आयोजन। लेकिन असामान्य व्यय जैसे प्रारंभिक व्यय, दान, अंशों एवं ऋण पत्रों के निर्गमन का व्यय, इनको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर शामिल नहीं करते हैं। परिचालन अनुपात व्यवसाय की कार्यकुशलता एवं लाभार्जन क्षमता का माप होता है। यह अनुपात यह बताता है कि शुद्ध विक्रय का कितना प्रतिशत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्ययों द्वारा शोषित कर लिया गया है। यह अनुपात जितना कम होता है, गैर परिचालन व्ययों को पूरा करने के लिए ही उतने ही अधिक लाभ हमें प्राप्त होंगे, यानी कि शुद्ध लाभ हमें अधिक होगा। लेकिन यदि यह अनुपात अधिक होता है तो गैर परिचालन व्ययों की पूर्ति के लिए लाभ जो होंगे, शुद्ध लाभ जो होंगे, वो कम मिलेंगे। यहाँ यह व्यापारिक क्षमता की कमी का प्रतीक भी माना जाता है। निर्माणी संस्थाओं के लिए 75 से 85% के मध्य परिचालन अनुपात यदि ज्ञात होता है तो यह एक अच्छा या उत्तम अनुपात माना जाता है। अगला हमारा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो यानी परिचालन लाभ अनुपात। इसे शुद्ध परिचालन आय अनुपात भी कहते हैं। यह अनुपात परिचालन लाभ तथा शुद्ध विक्रय के बीच संबंध को स्थापित करता है। परिचालन लाभ से आशय उस लाभ से है जो शुद्ध विक्रय में मुख्य व्यवसाय से संबंधित सभी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष व्ययों को कम करके निकाला जाता है। यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बटा नेट सेल्स गुणा 100 करने पर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो की गणना होती है। यानी दूसरे तरीके से अगर हम करें तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर हम कम कर देंगे और उसे शुद्ध विक्रय से भाग दे देंगे तो हमारे पास में इस रेशो की गणना हो जाएगी। एक आसान तरीका और भी है, 100 में से अगर हम ऑपरेटिंग रेशोज को कम कर देंगे तो हमारे पास में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो की गणना हो जाएगी। तो इस रेशो को हम 3 तरह से ज्ञात कर सकते हैं। यह अनुपात व्यवसाय की शुद्ध लाभदायकता का सूचक होता है। इसी के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि व्यवसाय की कार्यक्षमता कैसी है। यदि किसी संस्था में यह अनुपात जितना अधिक होगा उस संस्था की कार्यात्मक क्षमता उतनी ही अधिक और उत्तम मानी जाएगी। अगला हमारा है नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो की अगर हम गणना करते हैं तो एक फर्म के विक्रय और शुद्ध लाभ के बीच के संबंध को यह स्थापित करता है। यह अनुपात हमें बताता है कि व्यवसाय के अंदर लाभ तथा गौण कार्यों के लाभ का योग क्या है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बटा नेट सेल्स इंटू 100 करने पर हमें इस अनुपात की गणना होती है। इस अनुपात के लिए हमें 2 तरीके से इसे हम ज्ञात कर सकते हैं, एक तो टैक्स के पहले और एक टैक्स के बाद में। यदि हम
नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं तो ये हमारे स्वामियों के हित के लिए उपयोगी अनुपात होता है। दूसरी अवस्था में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हैं तो ये हमें प्रबंधकीय कुशलता के बारे में जानकारी देता है। तो जब हम निर्वचन करेंगे तो हमें यह लिखना होगा कि हम किस तरीके से इस अनुपात की गणना कर रहे हैं या क्वेश्चन ने किस तरह से हमें नेट प्रॉफिट रेशो की गणना करने के लिए बताया है। यह अनुपात केवल आगमों की वसूली और लागतों की पूर्ति के बारे में ही नहीं बताता, बल्कि यह बताता है कि प्रबंध को स्वामियों की पूंजी पर जोखिम के लिए उचित रूप से प्रत्याय मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। इसके बाद अनुपात के माध्यम से हमें यह जानकारी होती है। इसलिए यह अनुपात जितना अधिक होगा, संस्था की कार्यक्षमता एवं लाभदायकता उतनी ही अधिक होगी और संसाधनों का उतना ही अच्छा प्रयोग होगा। लेकिन यदि यह कम है तो यह हमें संस्था की कार्यकुशलता की कमी के बारे में जानकारी देगा। तो ये हमें इसका निर्वचन जब करना है, इसका महत्व अगर पूछा जाए तो हमें ये बताना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ना कई बार लास्ट में पूछा जाता है कि अनुपातों की गणना कीजिए, साथ में इनका निर्वचन भी बताइए। तो उस समय हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। एक अनुपात और है हमारे पास में, वो है एक्सपेंसेस रेशो। एक्सपेंसेस रेशो ये हमें यह बताता है कि कुल बिक्री के अंदर इन परिचालन के जो व्यय हैं हमारे, उनकी क्या भूमिका है, उनका क्या अनुपात है। उत्पादन लागत तथा परिचालन व्ययों की प्रत्येक मद का बिक्री से संबंध करने के लिए, बिक्री से संबंध स्थापित करने के लिए हम इन अनुपातों की गणना करते हैं। जैसे मटेरियल कंज्यूम्ड रेशो। मटेरियल कंज्यूम्ड रेशो के अंदर हम मटेरियल जितना हमारा कंज्यूम्ड हुआ है उसमें अगर हम नेट सेल्स का भाग देकर 100 से गुणा करते हैं तो मटेरियल कंज्यूम्ड रेशो की प्राप्ति होती है। दूसरा इसके अंदर है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रेशो, यानी निर्माणी व्यय हमारे जितने हैं उनको अगर हम नेट सेल्स से भाग देकर 100 से गुणा करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रेशो प्राप्त होता है। अगला हमारा है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रेशो, यानी प्रशासनिक व्यय जितने हमारे हैं उनको अगर हम शुद्ध विक्रय से भाग देकर 100 से गुणा करेंगे तो इस रेशो की हमें प्राप्ति होगी। अगला हमारा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेशो, यानी कि विक्रय और वितरण से संबंधित जितने हमारे खर्चे हैं उनको शुद्ध विक्रय से भाग देने के बाद अगर 100 से गुणा किया जाए तो हमें इस रेशो की प्राप्ति होगी। फाइनेंस एक्सपेंसेस रेशो बटा नेट सेल्स करने पर हम फाइनेंस एक्सपेंसेस रेशो की प्राप्ति करते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बटा नेट सेल्स इंटू 100 करने पर हमें इसकी प्राप्ति होती है। व्यय अनुपातों से व्यवसाय की प्रबंधकीय कुशलता एवं लाभ अर्जन क्षमता की जानकारी मिलती है। इन अनुपातों की आधार पर पिछले अनुपातों या प्रबंध द्वारा निर्धारित मानक अनुपातों से अगर हम तुलना कर लेते हैं तो हमें प्रत्येक मद में ज्ञात हो जाएगा कि हमने पिछले वर्ष से कितनी कमी की है, कितनी हमने मद के अंदर ज़्यादा एक्सपेंस किया है, अति खर्चा किया है या बचत की है। इसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। यहाँ हम इन व्ययों के माध्यम से संस्था की कार्यकुशलता का नियंत्रण भी कर सकते हैं। अगला हमारा जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बेस्ड ऑन कैपिटल, यानी पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपात। लाभदायकता के माप के लिए यह आवश्यक है कि लाभ की तुलना स्वामियों एवं लेनदारों द्वारा लगाई गई पूंजी से की जाए, क्योंकि इसी के माध्यम से हमें हमारे व्यवसाय की असल स्थिति का पता चलता है। यदि संस्था
संपत्तियों पर संतोषजनक लाभ नहीं कमा पा रही है, तो इसका आशय ये होगा कि वह संपत्तियों का दुरुपयोग कर रही है। इसलिए पूंजी एवं संपत्तियों के संदर्भ में लाभदायकता की माप के लिए इन अनुपातों की गणना की जाती है। इन्हें संपूर्ण लाभदायकता अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। इन अनुपातों में पहला अनुपात है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं। अनुपात के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं इसमें कि किसी भी व्यवसाय के अंदर विनियोग करने का मुख्य उद्देश्य विनियोजित पूंजी पर लाभ प्राप्त करना है या लाभ कमाना है। इसलिए किसी संस्था की संपूर्ण लाभदायकता का माप करने के लिए यह आवश्यक है कि लाभ की तुलना विनियोजित पूंजी से की जाए। और इसके लिए हम क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। यदि हम इस तरह से गणना करते हैं तो हमारे पास में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड प्राप्त होता है। दूसरा इसका तरीका है, जो हम एसेट्स टर्नओवर निकालते हैं उसको अगर हम प्रॉफिट मार्जिन से, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट से अगर गुणा कर देते हैं तो हमारे पास में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना हो जाती है। इस गणना का या इस रेशो का हमें सबसे ज़्यादा लाभ ये होता है कि व्यवसाय के अंदर हमारी स्थिति कैसी है उसके बारे में हमें सही से जानकारी मिल जाती है। यहाँ हम जब कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना करते हैं तो हमें पूरी चीज़ों को स्पष्ट वर्किंग नोट लिखना होता है कि हम किन को कैपिटल एम्प्लॉयड के रूप में शामिल करते हैं। जैसे नेट कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर हम चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों के अंतर को लेते हैं। इसके लिए हमें देना है, वहाँ पे वर्किंग नोट लगाना है कि हम किसकी गणना कर रहे हैं, किसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड के रूप में ले रहे हैं, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को ले रहे हैं, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड को ले रहे हैं या ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड को ले रहे हैं। इसके बारे में हमें पूरी अपनी मंशा स्पष्ट वर्किंग नोट के अंदर डाल देनी है। अगला जो इसका हमारा अनुपात होगा रिटर्न ऑन नेटवर्थ और प्रोप्राइटरी रेशियो के बारे में होगा। यह हमें पूरी तरह से जानकारी इस बात की देता है कि किसी भी संस्था के अंदर प्रोप्राइटरी फंड्स के अंदर हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना उनको लाभ दे रहे हैं। यह अनुपात शुद्ध लाभ, जो शुद्ध लाभ होता है हमारा ब्याज और कर के बाद का होता है, और स्वामित्व कोषों या अंशधारियों के विनियोग के मध्य बीच में उनका क्या संबंध है उनके बारे में जानकारी देता है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट बटा शेयर होल्डर्स फंड, जिसे हम नेटवर्थ के नाम से भी जानते हैं, गुणा 100 अगर हम करते हैं तो हमें इस अनुपात की गणना हो जाती है। शुद्ध कीमत नेटवर्थ या स्वामित्व कोषों से आशय स्वामित्व क्षमता से है, जिसके अंतर्गत अंश पूंजी, जिसमें समता और अधिमान अंशों का योग, एकत्रित हानियों एवं कृत्रिम संपत्तियों का समायोजन करने के बाद रोकी गई आय, जिनके अंदर हमारे कैपिटल रिजर्व हैं, जनरल रिजर्व्स हैं, हमारे अवितरित लाभ और आधिक्य हैं, इनका जोड़ अगर होता है तो शुद्ध लाभों में से ब्याज और कर घटाने के बाद इनको हम शेयर होल्डर फंड से भाग दे देते हैं, तो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड की गणना हो जाती है। अगला हमारा जो है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स। समतांशधारी किसी भी कंपनी के स्वामी होते हैं और परिचालन क्षमता का
सीधा संबंध इनकी लाभदायकता से होता है और इसकी गणना करने के लिए हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड बटा इक्विटी शेयर होल्डर इंटू 100 करते हैं तो ये हमें रेशियो प्राप्त हो जाता है। आप सब जानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जिनको हमें लाभांश या डिविडेंड देना ही देना होता है, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड जो है वो कम ज़्यादा होता रहता है और इनके लिए एक फिक्स होता है जिनका शेयर के आगे लिखा हुआ होता है कि हमें इतने परसेंटेज जो डिविडेंड है हर वर्ष प्रतिवर्ष हमें मिलता रहेगा। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड बटे इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स करने पर और 100 से गुणा कर देते हैं तो हमें रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स की गणना हो जाती है। यह प्रतिशत जो है संस्था की लाभार्जन क्षमता का सर्वोत्तम माप होता है, इसलिए यह जितना अधिक होगा संस्था उतनी ही अधिक लाभप्रद मानी जाएगी। इसके आधार पर हम दो संस्थाओं की लाभार्जन क्षमता का तुलना कर सकते हैं तथा विनियोजक की बाजार में सामान्य प्रत्याय दर से तुलना करके सामान्य अंशों में विनियोग करने अथवा न करने का निर्णय भी इन्वेस्टर्स ले सकते हैं। यानी कि यह अनुपात अधिक होना संस्था के हित में है। अगला है हमारा इसके अंदर रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। लाभदायकता का माप शुद्ध लाभ एवं कुल संपत्तियों में संबंध स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस अनुपात में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बटा टोटल एसेट्स इंटू 100 करने पर हमें रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स की जानकारी होती है। यहाँ हमें कुल संपत्तियों से मतलब जो है वो है शुद्ध स्थायी संपत्तियाँ, चालू संपत्तियाँ और गैर व्यावसायिक विनियोग से हैं। यहाँ कृत्रिम संपत्तियों को कुल संपत्तियों में शामिल नहीं किया जाता है, किंतु अमूर्त संपत्तियाँ लेकिन को इसके अंदर हम जिनका कोई वसूली मूल्य न हो को भी शामिल नहीं करते। यह अनुपात विनियोजित कोषों के प्रयोग में प्रबंधकीय कुशलता का ज्ञान कराता है और यह अनुपात जितना अधिक होगा संस्था की लाभार्जन क्षमता भी उतनी ही अधिक मानी जाती है।